Hello students, class 8th. Once again I am here for teaching the chapter 4 agriculture. Earlier I told you this chapter. I am revising the main points of this chapter in a detailed way. I hope that with the help of revision you will able to understand the more things about the agriculture. एज एग्रीकल्चर के बारे में जैसा हम जानते हैं, एग्रीकल्चर है क्या? ये एक आर्ट है, कल्टीवेशन का आर्ट है, जिसमें हम साइंस को भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें हम लाइव स्टॉक की मदद से जो एनिमल्स हैं उनके मैन्योर को यूज करते हैं खाद के रूप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। जब हम एनिमल्स भी पालते हैं, एनिमल रियरिंग, इसमें हम देखते हैं जो गुरप्रीत है और माधव है, टीना, वो क्या कर रहे हैं? वॉकिंग टू द विलेज, गांव से क्या कर रहे हैं? जा रहे थे, जहाँ उन्होंने कुछ फार्मर्स को देखा जो खेतों को जोत रहे थे। द फार्मर टोल्ड देम, किसानों ने उन्हें बताया कि ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, वो क्या कर रहे थे? वहाँ गेहूँ उगा रहे थे। जस्ट एडेड मैन्योर, और उन्होंने उसमें मैन्योर यूज किया था, मिट्टी में मिलाया था और उसको खेत को टिल कर रहे थे। एंड मेक इट मोर फर्टाइल, और ज़्यादा उपजाऊ बना रहे थे। He told the children, उन्हें बच्चों को बताया कि the wheat would fetch a good price. Fetch, गेहूँ से क्या होगा? उनके लिए जब वो मंडी में ले जाके गेहूँ को बेचेंगे तो उन्हें अच्छा कीमत मिलेगी गेहूँ की। It would be taken to factory, और वहाँ से मंडी से उन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाएगा ब्रेड और बिस्कुट बनाने के लिए आटे से। इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं प्लांट से टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तैयार उत्पादन किया जाता है। जैसे बिस्किट बनाए जाते हैं या बेकरी में बिस्किट्स बनाते हैं, तो जब गेहूं को मंडी में ले जाके फिर फ्लोर मिल में ले जाया जाता है, वहाँ पर गेहूं से फिर उसका फ्लोर बनाया जाता है और उस फ्लोर से फिर अदर चीज़ें बनती हैं। ये सभी जो हम चीज़ें करते हैं, या जैसे हमने एग्रीकल्चर किया, आइदर फिर उसको गेहूं को मंडी तक पहुंचाया, उसके बाद उसे फ्लोर बनाया, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया ये। प्राइमरी एक्टिविटी में वो एक्टिविटी आती है जो हम नेचर से करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, हंटिंग है। ये सब हम नेचर की मदद से करते हैं, नेचर की मदद लेते हैं एग्रीकल्चर करने में, माइनिंग करने में, हंटिंग करने में, फिशिंग करने में। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। और ऐसे ही सेकेंडरी एक्टिविटी में, जैसे हमने शुगर केन प्रोड्यूस किया एज एग्रीकल्चर के रूप में, उस शुगर केन से हमने शुगर केन को हमने शुगर में ट्रांसफॉर्म किया, तो मैन्युफैक्चरिंग आएगा। और जो शुगर केन को शुगर मिल तक पहुंचा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, वो टर्सरी एक्टिविटी में आएगा, सेवा वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 एक्टिविटीज़ में बटा हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं ऑल दोज, वो सभी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जो हम एक्सट्रैक्शन लेते हैं और प्रोडक्शंस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे हम देखते हैं एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग आज गुड एग्जाम्पल, ये अच्छे एग्जाम्पल हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का प्रोसेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेकिंग करते हैं। या वेविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ वेव करते हैं, कपड़े बुनते हैं। एग्जाम्पल हैं इस एक्टिविटी के। टर्सरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट, जो टर्सरी एक्टिविटी है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में दो द सर्विस। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड है, व्यापार करना है, या ट्रांसपोर्टेशन है, या बैंकिंग है जो लोन प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग, ये क्या है?
टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। ट्रेड करना है या उसमें जो लेबर्स लगते हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, सब टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है। ऐसे एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें क्या की जाती हैं, हम क्रॉप्स को उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं, और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो हमारे पशु जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से उनको फूडर प्रोवाइड हो जाता है। और एनिमल से जो हमें काउ डंक मिलता है या अदर एनिमल के डंक जो हैं उनसे हम मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, इनके खाद का यूज किया जाता है। इन द वर्ल्ड, संसार में हम देखते हैं जो 50% लोग हैं वो क्या हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग खेती करते हैं, उनकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आती है। 2/3 ऑफ इंडिया की अगर हम 2/3 पॉपुलेशन को देखें वो आज भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी अगर हम देखें सॉयल की, एंड क्लाइमेट आर वाइटल, वो क्या है, क्लाइमेट हो गया, और जो सॉयल का टेक्सचर है या उसकी फर्टिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर करने के लिए। क्लाइमेट तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है टेक्सचर के साथ साथ। लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, और वो लैंड जिसमें हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं, एरेबल्स माने जाते हैं। इन द मैप में वो रीजन संसार के दिखाए गए हैं जहाँ पर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट होती है। ये कह रहा है, क्या आप जानते हैं, कह रहा है एग्रीकल्चर जो है किसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर साइंस एंड आर्ट है, विज्ञान और कला है। एक मिट्टी में ऑन द सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह की फसलों को उगा रहे हैं लाइव स्टॉक की मदद से। रियरिंग लाइव स्टॉक, जो पशुधन हमारा है उसको हम पाल रहे हैं, रियरिंग कर रहे हैं, इसी को फार्मिंग बोला जाता है, कह रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन वर्ड 2 शब्दों से मिलके बना है। एग्री जिसका अर्थ मिट्टी होता है, और कल्चर जिसका अर्थ कल्टीवेशन होता है, यानी मिट्टी में कल्टीवेशन करा। एग्री मीन्स सॉयल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, तो 2 शब्दों से मिलती है बना है। मिट्टी में कल्टीवेशन करना को एग्रीकल्चर कहा गया है। ऐसे ही अगर हम देखें सेरीकल्चर होता है, जो सेरीकल्चर हम कहते हैं कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क, जिसमें हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं। आपको पता होगा मलबरी के पेड़ों में जो सहतूत के पेड़ होते हैं उसमें सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रेशम बनाने का काम करते हैं, रेशम का धागा बनाते हैं। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ, और इससे क्या होता है, खेती करने के साथ साथ इनकी इनकम में क्या होता है, सप्लीमेंट बढ़ावा मिलता है। सेरीकल्चर बोलते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क, रेशम के कीड़े पालने को। ऐसे एक पाइसिकल्चर है। पाइसिकल्चर में जैसे हम लोग खेती करते हैं, जानवरों का जो मैन्योर है वो डालते हैं, और उससे जो एग्रीकल्चर से जो फूडर होता है वो जानवरों के खाने के काम आ जाता है। तो इंटरडिपेंडेंसी रहती है। इसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, मलबरी के पेड़ों में रेशम के कीड़े पालते हैं, उसे इनकम में सप्लीमेंट होता है। इसके साथ साथ वो जहाँ पर वो खेती करते हैं पास में एक तालाब जैसा बना देते हैं, उसमें वो अलग अलग प्रकार की मछलियों की स्पीसीज भी पालते हैं टैंक्स और पॉन्ड्स में। और वाइटिकल्चर, जो वाइटिकल्चर है इसमें हम अंगूरों का खेतों में खेती करने के साथ साथ, मछली पालने के साथ साथ, रेशम के कीड़े पालने के साथ साथ वो अंगूरों का उत्पादन भी करते हैं, जो विटिकल्चर कहलाता है। ऐसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में वो फल को, डिफरेंट प्रकार के जो फल हैं, मौसमी फल हैं, और फूलों को और सब्जियों को उगाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो हम समझ गए एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, ऐसे सेरीकल्चर है, और विटिकल्चर इसमें दिखाएगा। एक और होता है उसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में शहद का उत्पादन करते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते बनाए जाते हैं, मधुमक्खियों के द्वारा उनके लिए एक ऐसा स्पेशल जगह बनाई जाती है जहाँ पर मधुमक्खी आसानी से छत्ता बना सके, और इससे फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पर शहद प्राप्त कर सकते हैं।
अंगूरों का उत्पादन होता है विटीकल्चर में, एपीकल्चर में शहद का होता है, सेरीकल्चर में रेशम का होता है और पाइसीकल्चर में मछली का होता है। इसी फार्म सिस्टम की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं जो फार्मिंग हम करते हैं लुक्ड एज ए सिस्टम के तहत देखी जाती है। इम्पॉर्टेंट इनपुट्स जो हम उसमें यूज़ करते हैं जैसे बीजों का प्रयोग, खाद का प्रयोग, मशीनें यूज़ की जाती हैं एंड लेबर हम मजदूरों को उसमें लगाते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन बल इन्वॉल्व और प्लॉटिंग जो की जाती है खेतों को, सोइंग बीजों को रोपा जाता है, सिंचाई की जाती है, जो वीडिंग होती है यानी कि उसमें जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, जो हम किसी की भी खेती करते हैं या गेहूं की या चावल की, तो उसमें आप देखते हैं कि अनवांटेड प्लांट जो होते हैं अननेसेसरी, जो कहते हैं प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको वीड्स बोला जाता है, उनको उखाड़ा जाता है, वो उगी जाते हैं वो। एंड हार्वेस्टिंग की जाती है, फसलों की कटाई। आउटपुट्स हम देखते हैं फ्रॉम द सिस्टम। ये सब करने से जो हम इनपुट लगा रहे हैं उसका जो आउटपुट निकलता है हमें क्रॉप्स के रूप में, वूल के रूप में, अदर डेयरी है और अदर द पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे हम मुर्गी पालते हैं, मुर्गी से हमें अंडे भी मिल जाते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग में केवल मुर्गियाँ ही नहीं आती, बतख भी आती हैं, बतख भी पालते हैं हम उसमें। इसी तरह से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें, इसमें हम एक पिक्चर्स देखना चाहेंगे यहाँ पर समझने के लिए। जो प्लॉटिंग हमने की थी पहले, खेतों की जुताई बैलगाड़ी से, अदर ट्रैक्टरों से करते हैं आजकल मॉडर्न फार्मिंग में। फिर मैंने बीजों को छिड़का, सोइंग किया। फिर उसके बाद जब पौधे थोड़े बड़े हो गए तो उनको हम कीड़ों से बचाने के लिए हमें स्प्रे कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैं इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट हैं सारे। इनपुट में क्या क्या आ रही हैं? 3 चीज़ें इनपुट में आ रही है। क्या आ रही हैं इनपुट में? मशीनरी हमने यूज की प्लॉटिंग करने के लिए, सीड्स हमने सोइंग सीड से छिड़के उसमें, और केमिकल का हमने क्या किया उसमें? स्प्रे किया। ये क्या है? इनपुट लगाया हमने उसमें। 3 चीज़ें हैं इनपुट के रूप में। फिर उसका जो प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेसिंग चल रही है कि हम छिड़काव कर रहे हैं जिससे कि बीमारियां ना लगे पौधों को, हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से बचाएं, और उसका जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्रॉप्स के रूप में मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हमने इनपुट अच्छा किया, प्रोसेसिंग चल रही है हमारी, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम टू टाइम, फर्टिलिटी को देख रहे हैं, उनमें किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे, और जो नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं जैसे कई बार ओले पड़ जाते हैं, ओलों से भी नुकसान होता है, कोहरों से, पाले से भी नुकसान हो जाता है पौधों को, उनसे बचाएं हम, और उसका आउटपुट हमें क्रॉप्स के रूप में मिल रहा है। ऐसे ही ये जो तो था एरेबल फार्म जो था, और अब देखें हम फिजिकल और ह्यूमन फार्म अगर हम देखें इनपुट्स में, इसी तरह से अगर हम फिजिकल इनपुट्स देखें, जो फिजिकल इनपुट्स है उसमें क्या आएगा? सनशाइन आएगी, रेनफॉल जैसे धूप है, बारिश, टेम्परेचर तापमान आएगा, और मिट्टी की फर्टिलिटी आएगी, और स्लोप कैसा वो स्ट्रक्चर है उसका। तो ये सब चीज़ें हम फिजिकल इनपुट्स में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही ह्यूमन इनपुट्स है, ह्यूमन क्या लगा सकता है उसमें? स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं है उसके पास, लेबर कितने यूज कर रहा है वो, मशीनरी यूज कर रहा है नहीं, और केमिकल्स यूज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। बेसिकली फिजिकल में हमने देखा और ह्यूमन में हमने देखा। अगर हम बात करें लेबर्स को, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लॉटिंग, सोइंग हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वो इनपुट्स डाल रहे हैं। हम प्लॉटिंग कर रहे हैं पहले, फिर सोइंग कर रहे हैं, फिर इरिगेशन भी कर रहे हैं, वीड्स भी उगाड़ रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये सब हमारे इनपुट्स हैं। तो जो इसका आउटपुट है फ्रॉम द सिस्टम हमें क्रॉप्स के रूप में या वूल मिलेगा, डेयरी, पोल्ट्री, इस प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अगर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें, कितने प्रकार की फार्मिंग होती है, तो फार्मिंग एक क्या है जो प्रैक्टिस की जाती है वेरियस वे, कई तरीक़ों से की जाती है पूरे संसार भर में। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन, जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसी हैं। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उत्पादन, उसकी लोगों में डिमांड है या नहीं है। लेबर्स हैं एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। एंड अक्सर हम देखते हैं फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड, 2 मेन तरह की हम फार्मिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं। दीज आर सब्सटीटेंस, उसमें आती हैं जो सब्सटीटेंस है, एंड फार्मिंग एंड
कॉमर्शियल फार्मिंग जो आती है, अब सस्टेनेंस जो फार्मिंग होती है वो डिपेंड करती है, वो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में लगाई जाती है, छोटे खेतों में लगाई जाती है। और जो जीवन निर्वाह वाली खेती होती है, इतना नहीं उगाते हैं कि उसको बेचने के लिए उगाएं। दी टाइप ऑफ फार्मिंग इन द नीड्स ऑफ फार्मर, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल, इसमें हम सस्टेनेंस फार्मिंग में देखते हैं टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफ़ी लो लेवल की होती है, और जो घर के ही मेंबर होते हैं उसमें काम करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है, इसलिए इसको सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है किसी स्टेट में एक जो खेती है क्रॉप्स की वो सब्सटेंस है, और वही खेती दूसरे के स्टेट में कॉमर्शियल खेती है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे उड़ीसा में जो राइस है वो क्या है, सब्सटेंस फार्मिंग है, क्योंकि वो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में उगाते हैं। वहाँ की जो उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो वहाँ पर ज़्यादा राइस उगा सकें, केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए थोड़ी मात्रा में वो चावल उगाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ जीवन निर्वाह यानी उनसे उनका जीवन चल जाता है केवल। वही चावल जो है पंजाब में कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना चावल उगाते हैं कि अपने लिए तो कंज्यूम करते ही हैं, इसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो सरप्लस उनके पास क्रॉप्स होती है उसको वो बेच देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सब्सटेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर, इसी सब्सटेंस फार्मिंग को हम दो रूपों में बांटेंगे, एक इंटेंसिव सब्सटेंस को, एक प्रिमिटिव सब्सटेंस को। अब इंटेंसिव जो सब्सटेंस होती है फार्मर कल्टीवेट, इंटेंसिव सब्सटेंस में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसमें सिंपल टूल्स की मदद ली जाती है, औजार भी सामान्य होते हैं, होई डोई है, जैसे डिगिंग स्टिक है, डलोटा जिसे बोलते हैं, खुरपा से, बौसे से, कुटला से, जो हमारे घरों में भी होते हैं छोटे ये टूल्स, उनकी मदद से खेती करते हैं वो। और फार्मर्स के फैमिली मेम्बर ही जिसमें फार्मर होते हैं। टूल्स एंड मोर लेबर्स तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिंपल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। क्लाइमेटिक विद लार्ज नंबर ऑफ डे विद सनशाइन, वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जो डेज होते हैं सनशाइन्स के रहते हैं, और फर्टाइल सॉइल पर, और जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें क्या करते हैं वो परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स, एक से ज़्यादा फसलों को उगाते हैं एक साल के अंदर। अच्छा मौसम रहता है। राइस जो मेन क्रॉप्स होती है इंटेंसिव सब्सटेंस में, अदर क्रॉप्स जो इसमें उगाते हैं ये लोग, जैसे वीट है, मेज है, मक्का भी उगाते हैं, दालों को उगाते हैं, ऑयल सीड है। और इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में प्रिवलेंट वहाँ उगाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। एन एरिया ऑफ मानसून रीजन, और उन एरियाज में जहाँ लोग मानसून पे डिपेंड रहते हैं, और जहाँ पर पानी अवेलेबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा इरिगेशन करने से पैदावार को बढ़ाया जाता है। साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के भागों में। ऐसे ही अगर हम प्रिमिटिव सब्सटेंस की बात करें, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है एंड नोमैडिक हर्डिंग्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, इज प्रैक्टिस इन थिकी फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन में, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, देयर आर एरियाज, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन देखें या प्रिमिटिव सब्सटेंस देखें, उसमें क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सटेंस नाम से ही पता चल रहा है, जो आदिवासी जो होते हैं जनजाति, वो लोग उस छोटे से भाग में लगाते हैं और कुछ समय के बाद वो स्थान बदल देते हैं। जब उनके जानवरों के लिए उस जगह पर ग्रेजिंग करने के लिए घास ख़त्म हो जाती है, तो वो एरिया वो बदल देते हैं, 1 या 2 साल रहते हैं उस जगह पर, उसको प्रिमिटिव सब्सटेंस बोला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी की जाती है इसके द्वारा। जो थिकी फॉरेस्ट एरियाज हैं अमेजन बेसिन के, ट्रॉपिकल अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वहाँ पे हम देखते हैं दीज आर द एरियाज, वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ भारी बारिश होती है, क्विक रीजनरेशन हो जाता है, वेजिटेशन क्या होती है, तेज़ी से जनरेट होती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड में, जो एक ज़मीन का हिस्सा है, उसको पेड़ों को गिराया जाता है और बर्निंग, गिराने के बाद उसको जलाया जाता है, और जो उनकी राख होती है
पेड़ को जलाने के बाद जो हमें राख प्राप्त होती है उसको उसी सॉइल में मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है। और जो फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि मक्का है, याम है, पोटैटो है, कसावा है, यहाँ उगाए जाते हैं आफ्टर द सॉइल। और जैसे ही कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन द सॉइल लूजेज इस फर्टिलिटी को लूज कर देते हैं तो जो लैंड इज एबेंडन यानी उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, एबेंडन कर दिया जाता है। एंड द कल्टिवेटर मूव्स और फिर कल्टिवेटर क्या करते हैं किसी नई जगह पे चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है और एक और नाम है इसका झूमिंग कल्टीवेशन। तो इसके 3 नाम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसमें वो जगह को बदल देते हैं, नई जगह तलाश करते हैं, और जब वो नई जगह में चले जाते हैं तो पुरानी जगह में उन्होंने पेड़ को आधे से काटा होता है तो क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं फिर उस जगह पर दोबारा से नया रीजनरेट हो जाते हैं पेड़ों को। और इसीलिए इसको स्लैश मतलब काट देना और उसके बाद जला देना। और उसकी जो इसकी राख होती है वो मिट्टी में मैन्योर के रूप में यूज करते हैं और उसमें मक्के दालें आसानी से उगा सकते हैं वो। नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करें, इस प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में पाए जाते हैं सहारा के। जो हम सेंट्रल एशिया में देखें या सम पार्ट ऑफ इंडिया में देखें जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, इन दिस टाइप फार्मिंग में हम देखते हैं जो हर्ट्समैन होते हैं मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो प्लेस टू प्लेस जाते हैं अपने जानवरों के साथ और क्या करते हैं वो अपने जानवरों के ले जाके उनके लिए फोडर चारे की व्यवस्था करते हैं, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ते हैं एंड वाटर डिफाइंड रूट्स में अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था को देखते हैं। इसलिए वो जगह बदलते रहते हैं। जो हर्ट्समैन होते हैं बंजारे जिसे हम बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जो वो करते हैं रनी रिस्पॉन्स क्लाइमेटिक कंस्टेंट्स के अनुसार जो तराइन भाग हैं जैसे भेड़ है, ऊंट है, याक है, बकरियां हैं, मोस्ट कॉमनली रियर पाले जाते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, वो क्या करते हैं इन्हें मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स हर्डर एंड देयर फैमिलीज। हर्डर्स के लिए और जो हर्डर्स होते हैं झुंड में और इनके परिवारों के लिए आसानी से अवेलेबल किए जाते हैं। ऐसे अगर हम देखें कॉमर्शियल फार्मिंग को देखें, हम जानते हैं कि एक सस्टेनेंस फार्मिंग क्या होती है जिसमें अपनी उसकी फैमिली के लोग काम करते हैं। उनके पास क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल न होने के कारण केवल उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा केवल अपने कंज्यूम करने के लिए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में ओल्ड टूल्स की मदद से जो खेती करते हैं उसको हम सब्सटीटेंस बोलते हैं। तो एक स्टेट में एक क्रॉप सब्सटीटेंस होती है, वही क्रॉप्स दूसरे स्टेट में कॉमर्शियल हो सकती है जिसमें वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि ना केवल वो खुद कंज्यूम तो करते ही हैं एज वेल एज फॉर सरप्लस जो उनके पास क्रॉप है। अब भाई प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अपने पास सरप्लस क्रॉप होगी, उनके पास ज़्यादा फसल होगी, उस ज़्यादा फसल को मार्केट में फेवरेबल प्राइजेज में अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में या गवर्नमेंट की जो मंडियाँ होती हैं गवर्नमेंट इनसे उस जो फिक्स प्राइस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा क्रॉप्स के लिए उस नॉमिनल प्राइस में बेच देते हैं। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंट्रोल वगैरह करती है और FCI गोदामों में इन अनाज को पहुंचाती है। और जहां पर आपदाएं आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं या जो लोग मार्केट के हाई प्राइस में नहीं खरीद पाते हैं वो लोग क्या करते हैं फिर आसानी से इस चीज़ों को इन क्रॉप्स को कम प्राइस पर खरीदते हैं। बेसिकली कॉमर्शियल फार्मिंग में हम देखते हैं जो क्रॉप्स आर ग्रोन, क्रॉप्स जो ग्रोन की जाती हैं, एनिमल आर रियर और एनिमल्स पाले जाते हैं। फॉर सेल इन मार्केट द एरिया कल्टिवेटेड हम देखते हैं एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो इसमें यूज की जाती है बड़े पैमाने पे। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, बहुत सारा जो काम है मशीन के द्वारा किया जाता है इसमें। कॉमर्शियल फार्मिंग में जो कॉमर्शियल जैसे हम देखें व्यापार करने के इरादे से ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग की जाती है। मिक्स फार्मिंग भी करते हैं हम इसमें जिसमें एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगाने को मिक्स फार्मिंग कही जाती है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर से बनाना का प्लांटेशन किया जाता है या राइस प्लांटेशंस करते हैं या टी प्लांटेशंस करते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती हैं।
इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स जो होती है आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज के लिए की जाती है। वीट है, जैसे मेज है, कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं मेजर एरियाज में जहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन उगाई जाती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज में, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप और एशिया के भागों में ऐसी खेती की जाती है। अब अक्सर हम देखते हैं दीज एरियाज जो है आर स्पार्सली, बहुत बिखरे हुए, पॉपुलेटेड होते हैं बहुत तेज़ी से। लार्ज फार्म्स होते हैं इनके पास, बड़े बड़े फार्म होते हैं, उन्हीं फार्मों में रहते हैं ये। अमेरिका में अक्सर हम देखते हैं स्प्रेडिंग ओवर 100 हेक्टेयर तक फैले रहते हैं इनके खेत। सेवरी विद विंटर रिस्ट्रिक्ट एंड ग्रोइंग सीजन्स में ओनली अ सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है, ऐसा भी देखते हैं हम। और मिक्स फार्मिंग में हम क्या करते हैं, एक लैंड में एक से ज़्यादा फसलों को उगाते हैं और जो फसलें होती हैं फूड के रूप में, फूडर के रूप में भी हम इन लाइव स्टॉक के लिए जानवरों के इस्तेमाल करते हैं। आई हैव यू अंडरस्टूड द video, first video of this chapter in agriculture, and formally you can make notes in your copy also. If you will make the notes daily and your writing habit will be improved. And thank you for listening me.